तो इस वक्त हम ठीक स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में हैं और यहाँ पे T20 पुलिस क्रिकेट प्रीमियर लीग यहाँ पे करवाई जा रही है और 3 डिस्ट्रिक्टों की टीमें यहाँ पे खेलेंगी, जिसमें किश्तवाड़ की टीम होगी, रामबन की टीम होगी और डोडा की टीम होगी, जिसकी इनॉग्रेशन खुद DIG बटोत किश्तवाड़ रेंज इनने खुद यहाँ पे इनॉग्रेशन की। इनसे बातचीत करेंगे। सुनील गुप्ता जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं। सर, क्या बताना चाहोगे जिस तरह से आज खुद आपने इनॉग्रेशन इसकी की, इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता ही है, डोडा किश्तवाड़ रामबन जो मेरी रेंज है, इसमें क्रिकेट बड़ा पॉपुलर है। तो हमारे सभी सब डिवीज़न में, चाहे वो अठौली है, छात्रू है, बनहाल है, गंदो है, सभी सब डिवीज़न में हमने प्रीमियर लेवल पर पहले टूर्नामेंट कराए और लोकल 2-2 टीमें सेलेक्ट करके लगभग 24 टीमें हमारे पास आ गई हैं और आज उनका टूर्नामेंट चालू किया गया है जो 18 नवंबर तक चलेगा फाइनल उसका। और सबसे बड़ी बात है, इसको हमने IPL पैटर्न पर लॉन्च किया है और सभी 24 टीमों को हमने लोकल लेवल पर एक स्पॉन्सरशिप मुहैया कराई है और स्पॉन्सर्स को प्लेयर्स के साथ जोड़ा है, जिससे कि वो आगे भी खेल सकें और आगे भी इस खेल को बढ़ाया जा सके। और आपको पता ही है, कठुआ में जम्मू कश्मीर पुलिस एक बड़ा टूर्नामेंट कराती है और उसके बाद किश्तवाड़ में अमन मेमोरियल एक बड़े टूर्नामेंट के रूप में उभर के आया है, जिसमें 150 टीमें लगभग आज की डेट में हर साल आती हैं और बाहर से भी टीमें आ गई हैं। तो ये एक छोटा सा रेंज पुलिस की तरफ से प्रयास है कि यहाँ डोडा में भी, चूंकि आपने देखा एक बहुत खूबसूरत स्टेडियम निखर के आया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स स्लोगन दिया आपने, खेल भूलो नशा, तो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे लोगों को, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपको पता ही है कि पूरे देश में हमारे पार बैठे हुए लोगों के द्वारा लगातार नार्को टेररिज्म और लगातार, चाहे वो पंजाब है चाहे कोई देश के अन्य हिस्से भी हैं, इस तरह के ड्रग्स मिनास की बात सामने आती है और जम्मू कश्मीर में भी ड्रग्स की मिनास सामने आती है और हमारी रेंज में भी हम लगातार धरपकड़ प्रयास कर रहे हैं। लोगों को अवेयर करने के लिए हमने ये एक टूर्नामेंट के साथ लोगो जोड़ा है, खेलो खेल भूलो नशा, और आगे बढ़ें, खेल कूद में हम आगे रहें, जिससे हमारी सेहत भी सही रहेगी और हमें करियर अपॉर्चुनिटी। आपसे बातचीत हुई थी, आपको ये बताया गया था कि डोडा के लोग ये चाहते हैं कि पुलिस की तरफ से यहाँ पे एक बड़े लेवल पे दंगल करवाया जाए। क्या हम माने कि इस टूर्नामेंट के बाद बड़ी दंगल करवाई जाएगी यहाँ पे? जी, इस टूर्नामेंट के बाद एक ही काम नहीं, बल्कि अभी लास्ट टाइम जो बात हुई, एक दंगल की भी तैयारी शुरू कर रहे हैं हम लोग और साथ ही साथ इंडोर गेम्स के लिए चेस और बैडमिंटन के लिए भी DC डोडा ने एक प्रपोजल रखा है, पुलिस उसके साथ मिल करके उनके साथ, और एक और टूर्नामेंट आगे आने वाले समय में बैडमिंटन, दंगल और चेस के लिए भी हम एक टूर्नामेंट इसी साल हमारी कोशिश होगी हम लॉन्च करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। DIG बटोत किश्तवाड़ हमसे बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर बता रहे थे सुनील गुप्ता जी कि अलग अलग गेम्स करवाई जाएंगी पुलिस की तरफ से, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि अलग अलग जगहों से बच्चे यहाँ पे आके, जिसकी आज इनॉग्रेशन हुई है टूर्नामेंट की, और काफ़ी खुश बच्चे नज़र आ रहे हैं और हौसला अफजाई इन बच्चों की हो रही है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि पुलिस आने वाले टाइम में अच्छा फिर से यहाँ पे कोई अच्छा सा प्रोग्राम रखेगी। वही इस वक्त मौजूद है हम शेखुल आलम सेकेंडरी स्कूल दोबीवन टंगमर्ग में। यहाँ पर आज जो है एनुअल डे मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम इस एनुअल डे की बात करेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ तरह का ये एनुअल डे यहाँ पर जो है देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर हर एक कल्चर, हर एक ज़बान को यहाँ पर तरजीह दी गई। चाहे हम कश्मीर की बात करेंगे, डोगरी की बात करेंगे, पंजाबी की बात करें, यहाँ पर गोजरी कल्चर को भी यहाँ पर तरजीह दी गई। जब भी हमारी यहाँ पर स्टूडेंट से बात हुई तो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे और इनका मुतालबा ये है कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। इससे इन्हें पढ़ाई के साथ साथ जो है मज़ीद जो है एक्टिविटीज़ में हिस्सा मिलने मौका भी मिलता है। तो इस वक्त आपको सीधे शेखुल आलम सेकेंडरी स्कूल दोबीवन ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या करे स्टूडेंट्स आज के इस एनुअल डे के हवाले से। हमारा 3rd एनुअल डे का सेलिब्रेशन थी, तो मैं कहती हूँ कि हर कल्चर को हमें इज़्ज़त देनी चाहिए और प्यार देना चाहिए। हमने भी एक परफॉर्मेंस किया है जिसका नाम गोजरी है, तो मेरा मौजू था कि हमें हर कल्चर को प्यार और इज़्ज़त करनी चाहिए। आलम सेकेंडरी स्कूल धोबीवान टंगमर्ग कश्मीर है। हमारा एनुअल डे था पढ़ाई के साथ, तो हमारा एनुअल डे भी बहुत अच्छा बना। हमने, हमारी मैम साइमा मैम, सीमा मैम, इन्होंने हमारी बहुत कोशिश की, इसी वजह से हमने आज बहुत अच्छा किया। हमारा लद्दाखी प्रोग्राम बहुत अच्छा गया। हम यही उम्मीद करते हमारे आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहें और हमको ऐसी सब चीज़ें मिलती रहें। स्कूल में 3rd एनुअल डे प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने शिरकत की और हमने उसमें कवाली की और हमारे स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम हुए जिसमें हमने डोगरी लैंग्वेज को भी तरजीह दी और डोगरी था, लद्दाखी था, गोजरी था और कश्मीरी था। हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में हमारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो और या मुख्तलिफ स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम हो ताकि हम बच्चे पढ़ने के साथ साथ
कि एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सके और हमारी हौसला अफजाई हो। जो है एनुअल डे मनाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसा कि यहाँ पर हर एक ज़बान को, जैसे डोगरी हो, गुजराती हो, गोजरी हो या फिर कश्मीरी हो, हर एक कल्चर को बराबर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऐसे प्रोग्राम होते रहे। ये 3rd एनुअल डे आज यहाँ पर मुनक़द हो रहा है शेखुल आलम सेकेंडरी स्कूल की वसादत से। यहाँ पे मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम मुनक़द हुए हैं, जिसमें खासकर गोजरी, लद्दाखी और पंजाबी वो भी ऐड किया था। आज उन्होंने काफ़ी डिफरेंट प्रोग्राम था आज यहाँ शेखुल आलम सेकेंडरी स्कूल में। हम बहुत ही खुश हुए। स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और टीचर्स को ये क्रेडिट जाता है। खासकर जो प्रिंसिपल यहाँ पे है वो काफ़ी मेहनत कर रही है और यहाँ की जो मैनेजमेंट बॉडी है वो भी काफ़ी मेहनत कर रही है। और हम खुश हैं इस इंस्टीट्यूशन से, चूँकि हमारे बच्चे भी घर में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं अच्छे से। हम इस इंस्टीट्यूशन को आगे भी ऐसे ही देखना चाहते हैं कि ये फले फूले और हमारे जो बच्चे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आपको जैसे पता ही है कि कोविड था बीच में, 18 में हमने लास्ट प्रोग्राम किया था, तो 19-20 इसमें बैक 2-3 साल का ब्रेक लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स जो भी यहाँ पे हैं, अपने स्टूडेंट्स का, सबका थैंक यू करना चाहता हूँ कि लेकिन हमने और सब ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम भी ठीक रहा तो हमने अपना प्रोग्राम किया। इसमें बच्चों को एक स्टेज देना है, हमारी यही है। और फॉर फ्लंग एरियाज़ में अगर आप स्टेज दे पाएंगे बच्चों को ऐसा, तो मेरे ख्याल से ठीक है। इंशाल्लाह ये रखा है, आज सुबह ही उसका हमने इनाग्रेशन किया है। तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर जो नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है मार्च में, तो इंशाल्लाह नई बिल्डिंग उनको मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपको बताना चाहेंगे अभी कुछ देर पहले खलीनी डोडा में एक एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी जम्मू से डोडा की तरफ आ रही थी और गाड़ी खलीनी के मकाम पे जब पहुंचती है गाड़ी हादसे का शिकार होती है, जिसमें बताया जाता है कि 4 लोग सवार थे और चारों जो है वो इंजर्ड हैं और एक महिला जो है इसमें क्रिटिकल बताया जाता है कि जिनको यहाँ से शिफ्ट भी किया। और बड़ी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि चारों लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया और अलग अलग नाम इन लोगों के हैं। समरीना एक लड़की है जो जिसकी एज लगभग 13 साल है। आयशा बेगम लगभग 45 साल इसकी उम्र है, इसको भी यहाँ से शिफ्ट किया। आफरीन लगभग 16 साल इसकी उम्र है, इसको भी यहाँ से शिफ्ट किया। और तारिक अहमद जो गाड़ी खुद चला रहे थे, जिनकी गाड़ी ये बताया जाता है जिनकी गाड़ी ये थी, वो भी यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की हैं और यहाँ पे लोगों में भी कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपको बताना चाहेंगे हम कि यहाँ से शिफ्ट हर वक्त आप देखेंगे जब भी कोई हादसा होता है, आए दिन आप देखते हैं कि डोडा के अंदर, चिनाब खिते के अंदर एक्सीडेंट होते हैं और एक रस्म यहाँ से बना चुके हैं। यहाँ से पेशेंट को जम्मू शिफ्ट किया जाता है, छोटी से छोटी बात के लिए, बड़ी से बड़ी बात के लिए पेशेंट को जम्मू शिफ्ट किया जाता है। और बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया है, बार बार यहाँ की जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको बताया गया, जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताया गया कि यहाँ से पेशेंट को क्यों शिफ्ट जम्मू किया जाता है। ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे आप भेज रहे हैं पेशेंट को वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। क्या उन डॉक्टर्स के पास ज़्यादा पढ़ाई है, इन लोगों के पास कम पढ़ाई है? कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ रहा है। और खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पे विजिट कर रहे थे, जिनमें काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिला, क्योंकि ये जो रास्ता आप देखेंगे, ये रास्ता अक्सर ये ट्रैफिक जैम इस पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जो नगरी वाला रास्ता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन सारी आ रही है कि पेशेंट को यहाँ से क्यों जम्मू शिफ्ट किया जाता है। क्या आपके पास पूरा वो उस तरह का सामान, उस तरह का काम आप नहीं कर पाते हैं, जम्मू आपको शिफ्ट पेशेंट करना पड़ता है? तो कहीं ना कहीं जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उनको इस पर देखना चाहिए कि भद्रवाह के लोग भी इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे डिपेंड है, किश्तवाड़ के लोग भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे ही डिपेंड है और पूरा यानी कि पूरा चिनाब खिता जो है इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे डिपेंड है। और कई सारी उम्मीदें इस मेडिकल कॉलेज पे हैं, मगर जब यहाँ पेशेंट पहुँचता है उसकी उम्मीद टूट जाती है, उसकी फैमिली की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। जब यहाँ से उनको ये बताया जाता है आप जम्मू पहुँचे और 4 से 5 घंटे जो है जब उनको शिफ्ट किया जाता है, 4 से 5 घंटे उनको जम्मू जाने में लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट उस गाड़ी में सवार होता है वो रास्ते में भी दम तोड़ सकता है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में उसको यहाँ से भेजा जाता है। ये हालात आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। कुछ देर के बाद ही उस पेशेंट्स को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा जम्मू की तरफ। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द
जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा अभी यहाँ पे विजिट कर रहे थे। और बड़ी बात आपको ये भी बताना चाहेंगे, जो यहाँ का अमला है उनको किसी को भी आप देखेंगे किसी को भी यूनिफॉर्म नहीं लगी होती है, तो लोगों में पहचानने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जो लोग यहाँ पे इलाज करने आते हैं उनकी इस तरह की कंप्लेंट भी है कि उनको पहचानने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। डॉक्टर कौन है, बाकी सारे लोग कौन है, जो यहाँ पे अमला काम करता है वो कौन है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी और यहाँ से जो रस्म बनाई है इस रस्म को ख़त्म करना चाहिए। यहीं पे सारा सामान, यहीं पे सारा इलाज जो है पेशेंट को करना चाहिए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का संज्ञान लेती है। आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ और मैं नदीम, और इस वक्त हम मौजूद है सोपोर निगली में। और यहाँ पे अगर देखा जाए MC सोपोर की जानिब से एक डंपिंग साइट बनाई गई थी और लगातार यहाँ के लोगों का भी कहना है कि लगातार जो है इसमें आग दी जाती है। कौन ये आग देता है ये पता नहीं है, क्या इसमें क्या वजूहत है, क्यों आग दी जाती है। जिसके अगर हम बात करें फॉरेस्ट लैंड में जो ये यहाँ पे डंपिंग साइट दी गई है, फॉरेस्ट लैंड का ये इलाका पूरा यहाँ पे ये फॉरेस्ट लैंड है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें लगातार जो है आग दी जाती है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊँ वो पैन करके दिखाएं कितना नुकसान जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पे उठाना पड़ता है। लगभग अगर हम देखिए 60 से 70 जो सफ़ेदे के दरख्त है वो जल चुके हैं। फायर एंड इमरजेंसी वालों का भी ये कहना है कि हम लगातार यहाँ पे आते हैं, 10 दिन 15 दिन के बाद जो है फ़ोन कॉलें मौसूल होती है और यहाँ पे आग दी जाती है, जिसके चलते काफ़ी नुकसानात जो है उठाना पड़ रहा है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है फायर एंड इमरजेंसी का अमला यहाँ पे पहुँचा और उन्होंने जो है इस आग पे काबू पाया है। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि MC सोपोर की जानिब से यहाँ पे डंपिंग साइट दी गई थी और जिसमें अगर हम देखें अभी स्टे चल रहा है कोर्ट की जानिब से, यहाँ पे जो है अब इजाज़त नहीं दी जा रही है इनको कि यहाँ पे वो डंप करें। और इसके चलते अगर देखा जाए लगातार डंपिंग साइट की प्रॉब्लम जो कि सोपोर के आवाम को देखने की पड़ रही है, तो उसके चलते अगर हम देखें MC सोपोर के साथ भी हमने कई बार रब्ता किया। उनका कहना है कि बहुत जल्द जो है डंपिंग साइट दी जाएगी। लेकिन अगर हम आज की बात करें लगातार यहाँ पे नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये लैंड है लगभग 70 से 80 जो सफेद के दरख्त है वो जल चुके हैं। अपील या त्रोक ोट तम सात वोनक रबर तमाम गंदगी अनिक त्रोक या वनस दो रॉपिस लच ये मॉल न तदौर करान न ये दिवान न पासवान अना कैनो आब छकान महज नबी सद पास यह कर तो छत यह तुल तो ये तुल तो दफा कोता टाइम गो ये अगर वो पत्म फिर 10-15 दो ब्रोह नार दुत अत रोजान नार और दिवान पैक दिवान मगर आज क्या दुतमुत इंसान दुत हैवान अक अंद पे दोदमुत बिकिस अंदस तक आज फ्रस पे फ्रस हथ पेमुत दजित 10-20 सास लाए अख फ्रस यम ददमित कर सरकारस अपील यह कर तो दफा ओतर आब बम सर्विस छोकुन हेर आब बन रूद यह जान खुदा तल तल हवान यह नार कस दुतमुत क्या कोर्मुत अत लायक और ये जलाब अना पे कैनो बाल्टिनो छकान वस गो मे खश मे कुछ दी यह मुआवज यह तुल तो थोद यह तल शुद्ध रबर टार और तमाम गंदगी यह फसोक ये मज वो नौ अनित यह त्रानस कम गुनाह कर या गांज वमा जाता यित तुम वो तो ये कुछ हाल बात करुक ये कुछ हिसाब करुक ये ोट अस तमीर मे कुछ दी यह पाए वाय वाल वो ये क्या तुम वो पान ये कुछ जलाव वनस सबस वन सह पासवे न कहें ये गो सोरे वोत बस कर सरकारस अपील यह ोट यह कर ये दफा इंचार्ज फायर सर्विस सोपोर ये डेली लगान नार लगभग 8वीं वाक़ा ये डेली MC वन दो लगो डोज मगर लागान तम कहें यम मुश्किल अगर होर मकान दजान बे ट्रैफिक जैमलिंग ग रोजन मकान ना करो यह सेट कि करो मकान सेट। और किस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार यहाँ पे इस आग पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ के
लोगों का कहना है कि ये बीमारी लाख होने का खतरा, क्योंकि बदबू इतनी ज़्यादा है, बदबू काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो धुआं दिन भर यहाँ पे उठता रहता है, उसके चलते जो है पूरा माहौल जो है ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर देखें गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे सामने नज़र आ रहे हैं, या अगर हम देखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अवेयरनेस कैंप्स किए जाते हैं, नए नए दरख्त लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि माहौल को साफ़ रखा जाएगा, क्या माहौल इसी तरह का इस तरीके से जो है साफ़ रहेगा? क्योंकि लगातार जो है इस इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पे हमें दिक्कतें सामने आ रही है, लगातार जो है इसको जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? इस यहाँ पे जो ये कूड़ा करकट जमा किया जाता है, क्यों जलाया जाता है, ये सवालिया निशान है। और यहाँ पे अगर हम देखें इस वक्त भी जो है ये आग नमूदार हुई, और यहाँ पे अगर हम देखें फायर एंड इमरजेंसी का अमला बहुत जल्द यहाँ पे पहुँचा और उन्होंने जो है इस आग पे काबू पाया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये यहाँ पे पूरा जल रहा है। और अगर हम दरख्तों की बात करें, लगभग 70 दरख्त जो है सफ़ेदे के दरख्त जो जल चुके हैं, और हमने मकामी लोगों से भी बात की जिनकी ये लैंड यहाँ पे जो है, इनका कहना है कि ये हमारी लैंड है और इसमें भी जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। इनके भी दरख्त कुछ जल चुके हैं, जिसके चलते ये भी प्रॉब्लम में है। और यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल जो हमारी तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सारिश असगर है, उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके हवाले से देखा जाए क्यों ये प्रॉब्लम यहाँ पे सोपोर की आवाम उठा रही है। क्योंकि डंपिंग साइट की लगातार जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है, डंपिंग साइट नहीं दी जा रही है। अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ से कूड़ा करकट जो उठाया जाता है सोपोर की, वो जो है अब बारामूला लिया जाता है। कब तक जो है बारामूला भी हमें जो है वो डंप करने देगा, ये सवालिया निशान है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार यहाँ पे मौजूद है और वो इस आग पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार अगर हम देखें 70 से 80 जो दरख्त है वो इसमें जल चुके हैं। तो अब इसके बाद ये देखेंगे कि लगातार अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या एक्शन गवर्नमेंट की जानिब से, क्या एक्शन जो है ऑनरेबल डीसी बारामूला की जानिब से ली जाएगी, वो आने वाले वक्त में ही देखना होगा। सांबा में चल रहे नवनिर्माणाधीन पुल को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। आपको बताते चले कि जिस तरह से सांबा में लगातार जोरों शोरों से फ्लाईओवर का काम जारी है और बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने तक इस पुल का काम जो वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और जनवरी महीने में ये जो पुल है ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जो पुल 76 करोड़ रुपए की लागत से जो वो तैयार हो रहा है और 2 किलोमीटर ये लंबा पुल है और कहीं ना कहीं ये जो पुल है ये काफी ज्यादा राहत पहुंचाने वाला है तमाम सांबा के लोगों को। और उसी के साथ साथ वो लोग जो इस पुल से गुजरेंगे यानी हाईवे से गुजरने वाले तमाम लोगों को इस पुल का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जिस तरह से अब छोटा सा काम जो वो अटका हुआ था वो ये था कि जिस तरह से दोनों शोर जो है पुल के वो 1-2 दिन के अंदर अंदर जुड़ जाएंगे। जिस तरह से एक पिलर का काम बाकी था और एक पिलर का काम पूरा ना होने के कारण ही कुछ दिनों से इसका जो काम है वो लिंगर ऑन जरूर हुआ, लेकिन फिर भी तय सीमा से पहले जो है ये पुल बनकर तैयार होगा। जो डेडलाइन है वो 18 महीने की है, लेकिन 2021 अक्टूबर महीने में इसका काम शुरू हुआ पुल का और आज नवंबर महीना चल रहा है, 2022 है और दिसंबर में यानी 2022 में ही ये पुल जो बनकर तैयार हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर ही, और ये जनता को समर्पित किया जाएगा जिससे ट्रैफिक कंजेशन से लोगों को काफी ज्यादा निजात मिलेगी। सड़क हादसों का ग्राफ भी जो वो काफी कम होगा और कहीं ना कहीं जो लगातार सड़क हादसे पिछले दिनों में हमने देखे या अभी भी जो सड़क हादसे पेश आते हैं उससे काफी ज्यादा निजात जो वो लोगों को मिलेगी। और एक मच नीडेड पुल था जिसको लेकर लगातार लोगों ने डिमांड रखी केंद्र सरकार के आगे, जम्मू कश्मीर प्रशासन के आगे, और आखिरकार ये जो सौगात है ये अब नए साल पर मिलने जा रही है, यानी एक तोहफा मिलने जा रहा है सांबा के लोगों को। और इसीलिए मैं आपको ये अपडेट कर रहा हूं कि जो पुल का काम है ये काफी तेजी से चल रहा है और इसका मात्र जो एक हिस्सा बाकी है उसका भी काम जो वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पिलर जिस तरह से भरा जा रहा है और पिलर के ऊपर स्लैब भी जल्द डाल दिया जाएगा और ये पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं, अब मात्र 5% से भी कम जो वो काम है ये बचा है। एक हिस्से पर जो ब्लैक टॉपिंग कर दी गई है और एक हिस्से पर अभी आने वाले दिनों में ब्लैक टॉपिंग कर दी जाएगी। तो ये जो पुल है ये एक बड़ी सौगात से कम नहीं है। और जिस तरह से सड़क हादसों का ग्राफ पहले हमें लगातार देखने को मिलता था, हाईवे जो है ये काफी ज्यादा स्लोपी है सांबा का, और आर्मी एरिया महेश्वर के आगे से जब आप जम्मू की ओर जाते हैं तो काफी स्लोपी है और उसी के वजह से यहां पर सड़क हादसों का ग्राफ जो वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिला। सांबा मुख्य चौक के आसपास लगातार सड़क हादसे पेश आते थे, लेकिन इसलिए मैं आपको ये अपडेट कर रहा हूं। ये अपडेट मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन अब फाइनल चरण में ये काम है ये पहुंच चुका है और दिसंबर महीने में इसका पूरी तरह से काम कंप्लीट हो जाएगा और जनवरी महीने में ये पुल जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, जिससे लोगों का सफर जो वो भी आसान होगा और ट्रैफिक कंजेशन से भी निजात मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलने वाली है तमाम सांबा के लोगों को और तमाम उन लोगों को जो हाईवे से गुजरेंगे। ये बड़ी जानकारी इस नवनिर्माणाधीन फ्लाईओवर को लेकर
सामने आ रही है। और आपको बता दें कि 2 किलोमीटर की इसकी जो लेंथ है और इसी के साथ 76 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल जो वो बनकर तैयार होगा, ये किसी सौगात से कम नहीं है। ये बड़ी जानकारी इस सांबा के नवनिर्माणाधीन फ्लाईओवर को लेकर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए।